वेलकम बैक गाइस। तो ये दिस इज़ आवर टैक्स ऑडिट रिवीजन पार्ट 2। एंड ये वाला वीडियो में विल बी डिस्कसिंग ऑल द रिलेवेंट क्लॉजेज ऑफ फॉर्म 3CD। सो सबसे पहले देखो क्लॉज 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें क्या देखते हैं, इफ़ द एसएससी इज़ लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज़ जीएसटी और कस्टम्स। अगर इसका आंसर येस है देन प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर। देन देखो क्लॉज 1 to 10 जो है इसमें से 4 क्लॉज इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 4 ये तो आईडीटी वाला है। देन क्लॉज 8 रेलिवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच ऑडिट इज कंडक्टेड। तो एप्लीकेबिलिटी वाला क्लॉज लिखना है। एंड देयर इज अ न्यू इंसर्शन क्लॉज 8A वेदर द देखो क्लॉज 8A मैंने नीचे लिखा है, दिस इज न्यू। क्लॉज 8A इज if the company has opted for lower taxation under section 115BA, 115BAA, 115BAB, 115BAC। अगर इसका आंसर येस है, नो है तो राइट नो ऑन द पर्टिकुलर्स। अगर येस है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा whether the assessee is a company, then company has opted for such scheme। Third point is copy of form 10IA, IB, IC to be obtained, 10IA, 10IB, 10IC and 10AA। तो ये सब डिडक्शंस का आपको लेना है। एंड एक चीज़ इंश्योर करना है, देखो 10AA shall be obtained from the SSE. No auditor shall ensure that no double deduction should be claimed and no depreciation has been claimed। तो ऑडिटर को इतना सारा चीज़ 3CD में देखना पड़ेगा। देन क्लॉज 9 क्या बोलता है, इन केस ऑफ अ फर्म द नेम ऑफ पार्टनर्स एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ऑडिटर को क्लॉज 9 में देना पड़ेगा। अगर इन केस ऑफ AOP BOI नेम ऑफ मेंबर्स। क्लॉज 10 क्या बोलता है, नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अभी इसमें क्या है, ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट इफ देयर इज एनी चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। अभी चेंज मतलब क्या है, देखो जो रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस अगर होगा, दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस। बट ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग में शिफ्ट हुआ, उसको हम लोग चेंज मानेंगे। एंड ये केस में SA 580 के हिसाब से ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। ओके, देन क्लॉज नंबर 11 दिस इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें 3 चीज़ें हैं। इफ़ प्रेस्क्राइब, देखो whether books of account provisions is applicable under section 44AA, if yes provide list of documents to be maintained। तो क्या देना पड़ेगा, provide list of documents to be maintained। एंड दूसरा बात क्या है, whether books of accounts are maintained and its address were kept, जहाँ कहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन करके मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 44AA में क्या आता है, कैश बुक, बैंक बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। अभी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AA मतलब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर एक पार्ट है फॉर बिजनेस इफ इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एंड फॉर प्रोफेशन ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स दैट इज डॉक्टर, लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स इफ professional receipts for each 3 preceding financial year exceeds rupees 1,50,000। तो ये क्लॉज 11। देन क्लॉज 12 प्रिजम्पटिव इनकम। देखो whether profit and loss includes any PGBP income accessible on presumptive basis। अगर इसका आंसर yes है then report, if no, no report। report actual profits included in PRL। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, रेवेन्यू एनालिसिस करेगा। एनी रेवेन्यू इज फ्रॉम बिजनेस ऑन विच प्रिजम्पटिव बेसिस, पास्ट बेसिस, कंपेयर करंट ईयर प्रॉफिट विद पास्ट ईयर प्रॉफिट, सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ सच प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस ऑफ सच बिजनेस आर नॉट अलाउड। याद रखना, एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रिजम्पटिव बिजनेस इज नॉट अलाउड क्वालिफाई इफ दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में लिया गया देन ऑडिटर शुड क्वालिफाई द पर्टिकुलर। देन क्लॉज 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग। देखो मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, 2 मेथड है, एक तो एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। वेदर मतलब ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट विच मेथड इज अडॉप्टेड, accrual or cash, and whether is there if there is any change in method। if yes then its impact on profit। now ICDS क्या बोलता है, ICDS के हिसाब से if there is any adjustment required as per ICDS, if yes then details of adjustment disclosure as per ICDS। ICDS section 145A
ICDS is mentioned in section 145A of the Income Tax Act. ICDS का applicability क्या है? ICDS is applicable to all SSE except individual and HUF who are not required to get books of accounts audited. Applicable to all SSE except individuals and HUF who are not required to get their accounts audited. ICDS is applicable only if the SSE follows mercantile basis of accounting, that is accrual basis of accounting. तो क्या बोला? ICDS is applicable only if the SSE follows mercantile basis of accounting, and PGBP and income from other source के केस में अपने को ये चेक करना पड़ेगा. Applicable to all SSE except individual and HUF who are not required to get their books of accounts audited. Now 10 ICDS are there. ये ICDS 1 है accounting policy, ICDS 2 is valuation of inventory, ICDS 3 construction contracts, ICDS 4 revenue recognition, ICDS 5 fixed assets, tangible assets, ICDS 6 foreign exchange, ICDS 7 government grants, ICDS 8 securities, ICDS 9 borrowing cost, ICDS 10 provision contingent liability contingent asset. तो ये जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ICDS, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम. ये बस जनरल नॉलेज के लिए एक बार आप लोग रेफर कर सकते हो. तो क्लॉज 13 क्या है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग applied by the SSE, whether any change in method of accounting during the year, if yes then its impact on profit. Then ICDS के हिसाब से if any adjustment required as per ICDS, if yes then details of adjustment disclosure as per ICDS. Then ICDS के applicability सीखे. ICDS as per section 145A applicable to all SSE except individual and HUF who are not required to get their books of accounts audited, and ICDS is applicable only if the SSE follows mercantile basis of accounting, and ICDS needs to be followed in case of PGBP and income from other sources. Then clause 14, closing stock valuation. Method of valuation of closing stock. If method is as per section 145A of Income Tax Act, to follow inclusive method with IDT. मतलब जो closing stock का valuation करोगे, closing stock valuation includes refundable non refundable GST paid, तो GST जो भी होगा वो included रहेगा. Then clause 15, conversion of fixed asset into stock in trade. तो कोई भी फिक्स्ड एसेट है उसको जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, आप लोगों को कैपिटल गेन का प्रोविजन ट्रिगर होना चाहिए. डीम्ड ट्रांसफर इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन. क्या बोल रहे हैं? इट शुड बी अ डीम्ड ट्रांसफर इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन अंडर सेक्शन 47. टैक्स लेवी कब होगा? व्हेन स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड. तो ईयर ऑफ कन्वर्जन में डीम्ड ट्रांसफर मानेंगे, बट टैक्स लेवी होगा व्हेन स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड. डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ सेल ये भी मेंशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग इज क्लॉज 16, इनकम्स नॉट क्रेडिटेड टू PL. क्या क्या है? टैक्स रिलेटेड, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक, एनी रिफंड्स एडमिटेड बाय डिपार्टमेंट. एक तो टैक्स रिलेटेड ड्यूटी ड्रॉबैक, एनी रिफंड एडमिटेड बाय द डिपार्टमेंट. देन एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर. ये जो एस्केलेशन क्लेम है, एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर जो पॉइंट है, इसमें अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए टू इंक्लूड. तो जो अपना जो रिफंड है ना, देखो इफ रिफंड क्लेम एडमिटेड एज ड्यू बाय द ऑथोरिटी, जो ऑथोरिटी है वो अगर रिफंड क्लेम को एडमिटेड एज ड्यू मानता है बिफोर ईयर एंड, देन रिपोर्ट. आफ्टर ईयर एंड नो रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड. देन स्कोप ऑफ सेक्शन 28, एनी नॉन कम्पीट फीस, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड टू लायबिलिटी, ये सब भी PL में आना चाहिए. देन कैपिटल रिसीव्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गवर्नमेंट ग्रांट्स. इसका जो देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो एमोर्टाइजेशन है, ये भी PL में हिट होना चाहिए. उसके बाद कैपिटल सब्सिडी इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, कॉम्पेंसेशन फॉर सरेंडरिंग सर्टेन राइट्स, ये भी आपका इधर पे आना चाहिए. कैपिटल सब्सिडी इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, कैपिटल सब्सिडी इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो ये भी अपना PL में आना चाहिए. देन ऑडिटर शुड चेक द रिजर्व अकाउंट. तो यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर है, द ऑडिटर शुड चेक द रिजर्व्स अकाउंट whether such capital receipts are charged to reserve, but they should be charged to PRL, Inquire Management and TCWG plus written representation as per SA 580 that
all such items are properly disclosed in PL. तो audit procedure ये है, auditor should check the reserves account whether such capital receipts are charged to reserve account, but it should be charged to PRL in, and auditor shall inquire the management or TCWG and it may obtain written representation for complete disclosure. तो ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड एडमिटेड बाय डिपार्टमेंट, रिफंड एडमिटेड के केस में इफ रिफंड क्लेम इज एडमिटेड एज ड्यू बाय द अथॉरिटी बिफोर ईयर एंड तो रिपोर्ट करो, आफ्टर ईयर एंड डू नॉट रिपोर्ट. देन एस्केलेशन क्लेम एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए तो पीएल में आएगा. 28 के हिसाब से नॉन कम्पीट फीस, इंटरेस्ट इनकम, क्रेडिट टू लाइबिलिटी, वो भी पीएल में. कैपिटल रिसिप्ट्स, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, अमोर्टाइजेशन, ये भी पीएल में हिट होना चाहिए. देन capital subsidy in the nature of promoter's contribution, compensation for surrendering certain rights. Next is clause number 7, land and building transfer. देखो auditor may refer to registered valuer if the property is not registered. तो यहाँ पे condition क्या है, where the consideration is less than stamp duty value. तो ये केस में डिटेल्स क्या क्या देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, कंसिडरेशन पेड एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, सेल डीड से. ऑडिटर सेल डीड्स चेक करेगा, कंसिडरेशन पेड चेक करेगा एंड लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लेगा. तो सेक्शन यहाँ पे 2 सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 43CA अदर एसेट्स के लिए एंड कैपिटल एसेट लैंड बिल्डिंग के लिए 50C. देखो इफ कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये जो डिफरेंस है ना कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का जो डिफरेंस है, इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 5% ऑफ कंसिडरेशन, इफ ये अभी 10% हो गया है, इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर, इफ दिस डिफरेंस इज, कौन सा डिफरेंस बोला, जो आपका कंसिडरेशन है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर ये डिफरेंस 10% ऑफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10% ऑफ द कंसिडरेशन टैक्स्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेक्शन 56(2)(10) विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/21 डिफरेंस इज 10%. तो ये एक अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया. इंफॉर्मेशन टू बी सबमिटेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंस इज ऑफ एनी अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है. The information needs to be submitted irrespective of the difference of any amount. तो क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस जहाँ पे ग्रेटर देन 10% ऑफ कंसिडरेशन है, इन दैट केस टैक्स्ड एज इफ वाज अंडर सेक्शन 56(2)(10). देन क्लॉज नंबर 18, डिटेल्स ऑफ डेप्रिसिएशन. ये तो बहुत छोटा इजी से है. क्या क्या देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉक. देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉक, ओपनिंग WDV और कॉस्ट, addition or deletion during the year, depreciation charged for the current year, closing WDV. Companies opted for section 115BA, they need to show an adjustment with respect to depreciation. Then clause number 19. देखो जो क्लॉज एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, मैं वो सबको भगाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लॉज नंबर 19, एसएससी हैज़ क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, 33, 35 वेदर इट इज़ अलाउेबल और नॉट. ये ऑडिटर को चेक करना होगा, एक लाइन का क्लॉज है. देन क्लॉज नंबर 20 करेंगे. क्लॉज नंबर 20, प्रॉफिट्स और डिविडेंड पेएबल टू एम्प्लॉय पेड एज बोनस और कमीशन. यहाँ पे DDT चार्ज नहीं होना चाहिए. प्रॉफिट्स और डिविडेंड पेएबल टू एम्प्लॉय पेड एज बोनस और कमीशन, इन दैट केस DDT शुड बी अवॉइडेड. एंड डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, ये इंपॉर्टेंट है. Details of employees contribution received but not deposited, if amount is not deposited then it will be treated as deemed income or treated as taxable income if not deposited before due date of fund, due date of return filing nahi, due date of fund. Then clause 21, this clause is important. clause 21, यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू PL बट नॉट अलाउड. तो शेड्यूल 3 एक्सपेंस हेडिंग्स में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसमें कोई आइटम नहीं फॉल करता है. परचेजेस में कैपिटल एक्सपेंसेस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस, ये अगर डेबिट किया हुआ है PL में, दिस शुड नॉट बी अलाउड. कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड.
चेंज इन इन्वेंट्री नो आइटम. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये इंपॉर्टेंट है. प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी नॉट अलाउड. Expense by employee at club, this is in nature of personal nature, not allowed. Payment of unregistered gratuity fund, payment of unregistered gratuity fund not allowed. Provision for gratuity not allowed. Any provision is not allowed even if as per actuarial valuation, even if as per actuarial valuation, तब भी not allowed. Any provision not allowed. Provision for gratuity not allowed. Expenses by employee at club personal nature not allowed. Payment of unregistered gratuity fund not allowed. Then finance cost. Remuneration to partners in case of a CF firm in excess of section 40B is not allowed. ठीक है. Interest on loan for capex, interest on loan for capital expenditure not allowed. Other expenses, advertisement expenditure in political party brochures souvenirs not allowed. Expenses by way of any penalty contravention nature का है not allowed. Contingent liability not allowed to be charged in purely. Then cash payment in excess of rupees 10,000 per party per day per transaction. Cash payment greater than 10,000. देखो पेमेंट टू जीटी अगर होगा तो अप टू 35,000 अलाउड है एज पर रूल 6DD एक्सेप्शन. दूसरा केस में कैश पेमेंट ग्रेटर देन 10,000 पर डे पर पार्टी नॉट अलाउड. अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जिसमें TDS इज नॉट डिडक्टेड तो 30% डिज अलाउड अंडर सेक्शन 40A. 30% डिज अलाउड कौन सा केस में है? जहाँ पे पेई इंडिया में है. एंड 100% डिज अलाउड इन केस 44A IA. तो यहाँ पे डिज अलाउड फॉर जहाँ पे पेई नॉन रेजिडेंट या तो फॉरेन कंपनी है. एक्सपेंसेस ऑन एग्जेम्प्ट इनकम, कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो भी नॉट अलाउड. देन क्लॉज 22 देखो MSMED एक्ट, इंटरेस्ट अंडर MSMED. MSMED मतलब मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यहाँ पे केस समझो. माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, ये लोग क्या किया है? सेल ऑन क्रेडिट किया है कोई भी बायर को. एनी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हु हैव मेड अ सेल ऑन क्रेडिट टू एनी बायर, अपना एसएससी यहाँ पे बायर है. बायर डजंट पे विद इन प्रिस्क्राइब टाइम एज पर एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में जो टाइम सेट हुआ उसके अंदर अपना एसएससी ने पेमेंट नहीं किया. इन दैट केस पे इंटरेस्ट एट 3 times ऑफ RBI बैंक रेट. तो इसमें एक पेनल इंटरेस्ट एसएससी को देना पड़ेगा. एट पेनल इंटरेस्ट कितना बोला मैंने? ये जो पेनल इंटरेस्ट है दिस शुड बी एट द रेट ऑफ 3 times ऑफ RBI बैंक रेट टू फैसिलिटेट बिजनेस प्रॉस्पेरिटी टू MSME सेक्टर. टू फैसिलिटेट बिजनेस प्रॉस्पेरिटी ऑफ MSME सेक्टर. इंटरेस्ट विल नॉट, ये जो इंटरेस्ट पे किया दिस इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन इनकम टैक्स एक्ट. तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? The company shall give interest details, ensure such a supplier has valid MSME registration certificate from appropriate authority, that is Ministry of Corporate Affairs. Audit procedure यहाँ पे क्या है? Give interest details and auditor shall ensure such supplier has valid MSME registration certificate from appropriate authority, that is MCA. Next is clause 23, payment to relatives. यहाँ पे income tax का section 40A(2)(a) is applicable. तो provide list of related parties, details of payments made to these relatives in previous year. If excess payment is made then excess is disallowed. देखो यहाँ पे 3 बातें. in substance not a commercial transaction, मतलब ये जो एक्सेसिव पेमेंट है ना, कौन कौन सा केस में हम लोग एक्सेसिव पेमेंट मान के चलेंगे? एक तो जहाँ पे द ट्रांजैक्शन इज इन सब्सटेंस नॉट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, दैट इज नॉट फॉर लेजिटिमेट नीड, पेड मोर देन फेयर वैल्यू एंड नॉट बोनाफाइड ट्रांजैक्शन. 3 बातें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा. इन सब्सटेंस नॉट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, दैट इज नॉट लेजिटिमेट नीड, paid more than fair value, and point number 3 is not bona fide transaction. Then clause number 24, deemed profit if conditions are violated in the year of such violation. जो ये 3 केस में ना इसको हम लोग deemed profit मान लेंगे as per PGBP, profits and gains under business profession, if these conditions are violated.
कब डीम प्रॉफिट मानेंगे? इन द ईयर ऑफ सच वायलेशन टैक्स्ड एज पीजीबीपी इनकम अंडर सेक्शन 28। कौन कौन सा केस है? एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32AC 32AD, डिपॉजिट टू फंड्स दैट इज नबार्ड 33AB 33ABA एंड शिपिंग रिजर्व 33AC। तो ये सब कंडीशन में आपने जो बेनिफिट लिया, इसमें कुछ भी कंडीशन का वायलेशन हुआ तो जो साल में वायलेशन होगा उसी साल में हम लोग उसको टैक्सेबल प्रॉफिट मान के चलेंगे। क्लॉज 25, चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41। दिस इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, रिजर्व्स, करंट लायबिलिटी। तो फिक्स्ड एसेट के केस में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर साइन, देखो कोई भी ऐसा फिक्स्ड एसेट आपने एक्वायर किया था जहाँ पे आपने सेक्शन 35 का डिडक्शन लिया हुआ था, तो 35 का डिडक्शन इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल ऑफ सच एसेट, तो ये तो आपने गड़बड़ कर दिया। देन करंट एसेट के केस में रिकवरी, एनी रिकवरी ऑफ बैड डेट। रिजर्व्स के केस में विड्रॉल ऑफ रिजर्व्स। करंट लायबिलिटी के केस में देखो करंट लायबिलिटी के केस में एक तो रिवर्सल और राइट बैक ऑफ क्रेडिटर्स, दैट इज देयर इज अ रेमिशन ऑफ लायबिलिटी अंडर सेक्शन 41(4). ये केस में आपको रिपोर्ट ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। देन क्लॉज नंबर 26, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? इफ पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 देन अलाउड इन करंट ईयर, ये इसका एसेंस है क्लॉज नंबर 26 का। सर्टन पेमेंट्स आर देयर विच इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट बेस्ड डिडक्शन सेक्शन 43B। एक तो क्या है, कौन कौन सा आइटम है? टैक्सेस एंड ड्यूटीज पेड पेबल टू द गवर्नमेंट, पेमेंट टू रेलवेज, पेमेंट टू ऑथोरिटीज़, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ESIC, ग्रेचुइटी, सुपर एनुएशन फंड, बिफोर, यहाँ पे देखो ऑन और बिफोर रिटर्न फाइलिंग नहीं, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फंड। देन फाइनेंसर्स, एनी इंटरेस्ट पेड टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक्स। बट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, NBFC के केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। इंटरेस्ट पेबल टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक, तो बट नॉट इंक्लूडिंग NBFC। एम्प्लॉयर के केस में एनी बोनस कमीशन पेड टू एम्प्लॉइज, तो ये सारा ट्रांजैक्शन कवर होते हैं 43B में। टैक्सेस एंड ड्यूटीज, पेमेंट टू रेलवेज अथॉरिटीज, दैट इज PF, ESIC, यहाँ पे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। देन इंटरेस्ट टू बैंक, financial institution, cooperative banks, but not including NBFC. Last, bonus commission paid to employees by employer. यहाँ पे क्या है? डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, एक तो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो आपका बैलेंस शीट में था वो देना पड़ेगा। नॉट अलाउड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, उसमें से हाउ मच पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड हाउ मच नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। अभी एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इसमें अंडर सेक्शन 139 पेड, हाउ मच इज पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स एंड हाउ मच इज नॉट पेड ऑन और बिफोर सच डेट। तो ये अपना रिपोर्टिंग का सेगमेंट है ओपनिंग क्लोजिंग वाला। एक तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एनी preceding financial year and expenses of current year. State whether indirect taxes are routed through PL account. State whether any indirect tax is routed through PL account. ये भी आपको स्टेट करके चलना होगा। Then clause number 28, shares received, क्या है? यहाँ पे applicable section है section 56(2) subsection 8 subsection 7A 56(2) 7A, shares of closely held company, where a company receives any share of closely held company, that is a company where public are substantially not interested, where shares of a closely held company received without consideration or consideration paid is less than fair market value of share। अगर ये दोनों का आंसर yes में होता है then details furnish करना होगा and this should be taxed under IFOS। डिफरेंस, जो डिफरेंस आता है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड, दिस शुड बी चार्जेबल अंडर सेक्शन 56(2) 7A एज पर IFOS। देन क्लॉज नंबर 26, सेनवैट। देखो GST का ITC हो गया, GST में ITC हो गया या तो सेनवैट डिटेल्स जो भी है, ये डिटेल आपको दे के चलना पड़ेगा। क्या क्या देना पड़ेगा? ओपनिंग ITC अवेल ड्यूरिंग द ईयर, अनयूटिलाइज्ड ITC, तो क्लोजिंग ITC का आ जाएगा। एक्सप्लेन ट्रीटमेंट इन P&L अकाउंट, एक्रूअल मेथड। पार्ट B इज डिटेल्स ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स,
मिस्ड इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। उसके बाद सेक्शन 29 section clause 29 share issue. This is very important. Section of the income tax act applicable is section 56 to 7b. section 56 to 7b is applicable. कौन सा केस है? share of a closely held company issued at premium. ये केस है where a shares of a closely held company issued at premium consideration received where consideration received is greater than fair market value. If yes, then furnish details. Sale price is greater than फेयर मार्केट वैल्यू एट प्रीमियम. तो ये वाला केस आपको ईफॉस में देखो, ये जो इनकम आया ना, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, सेक्शन 56 to 7b. देन क्लॉज 29a. क्लॉज 29a क्या है? एप्लीकेबल सेक्शन इज सेक्शन 56 टू सबसेक्शन 9. एनी एडवांस रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फॉरफिटेड एज पर लॉ एज पर देखो जो फॉरफीचर हुआ ना, फॉरफीचर शुड बी एज पर लॉ एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट एज पर अबव बट नो एक्शन बाय परचेजर. तो क्या है? एनी एडवांस रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज फॉरफिटेड एज पर लॉ और एज पर कॉन्ट्रैक्ट इज चार्ज टू इफॉस. वेदर 56 to 9 इज एप्लीकेबल. अगर इसका आंसर येस नो, देखो अगर नो येस में आता है देन इफ येस देन फर्निश सच डिटेल्स. अभी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, दिस नॉट एप्लीकेबल टू, देखो ये जो क्लॉज है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एडवांसेस रिसीव्ड, एनी एडवांस रिसीव्ड फॉर पर्सनल, एनी एडवांस रिसीव्ड फॉर पर्सनल कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड एंड फॉरफिटेड, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा. अभी एडवांस फॉरफिटेड जो है ऑन और बिफोर 1417, ये केस में उसको हम लोग रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन में है उससे रिड्यूस कर देंगे. अगर एडवांस फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1417, इन दैट केस चार्ज टू इफॉस अंडर सेक्शन 56 to 9. ये इम्पॉर्टेंट है. सो जो इम्पॉर्टेंट है मैं वहाँ पे स्टार मार्क करा के चल रहा हूँ. उसके बाद क्लॉज 29b, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. एसएससी रिसीव्स प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. यहाँ पे क्या है? एसएससी रिसीव्स एनी प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, क्लॉज नंबर 29b, विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17, दैट इज ऑन और आफ्टर 1/4/2017. इफ यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन है, सेक्शन मतलब ये गिफ्ट टैक्सेशन वाला सेक्शन है, सेक्शन 56 to 10. इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर, इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर, तो चार्जेबल एज गिफ्ट इनकम यहाँ पे कौन सा है? अगर वेयर द एसएससी रिसीव्स एनी मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, होल अमाउंट इज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. दूसरा केस क्या है? where the assessee receives an immovable property without consideration or inadequate consideration. जहाँ पे without consideration है, whole of the stamp duty value is chargeable as income from other sources. and जहाँ पे inadequate consideration है, मतलब consideration is less than stamp duty value, this difference between stamp duty value and consideration, the difference, अगर ये difference 50,000 से ज़्यादा है तो वो difference को हम लोग यहाँ पे ईफोर्स में टैक्स कर देंगे with effect from 1/4/21. ये जो 5% था ना, ये अभी 10% हो गया है जो deviation है. then कोई भी अदर एसेट है, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग स्टैम्प ड्यूटी से कंपेयर करेंगे, अदर एसेट होगा उसमें फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर. अदर एसेट मतलब शेयर डिबेंचर हो गया. देखो अदर एसेट विदाउट कंसिडरेशन, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट को इफॉस में चार्ज कर लेंगे. जहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन, अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है तो वो डिफरेंस को इफॉस में चार्ज कर लेंगे. चार्जेबल इफ अमाउंट greater than 50,000 in preceding financial year, whole amount will be taxed at IFOS. if yes, details देना पड़ेगा कौन सा चीज़ को ऑडिटर को, nature and amount involved in such a transaction. then clause number 30, हुंडी, certain हुंडी receipts and payments. ये जो हुंडी में होता है ना, this is deemed income under section 69D at 100% of such amount. important है, deemed income under section 69D at 100% of such amount. तो अमाउंट क्या है? देखो द अमाउंट बोरोड और ड्यू और रीपेड, बोरोड ड्यू और रीपेड. अभी अमाउंट बोरो किया है या तो रीपे किया है, नॉट बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, थ्रू हुंडी, मतलब कैश में. ये सब मोड्स फॉलो नहीं किया, कैश में
बोरो किया या तो रीपे किया। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैश में जहाँ पे किया है तो इसको डीम्ड इनकम मान लेंगे एज पर सेक्शन 69D, एंड दिस इज डीम्ड इनकम एज पर 69D, 100% ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल। तो ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा? नेचर एंड डिटेल। देन क्लॉज नंबर 30A, क्लॉज नंबर 30A विच इज ट्रांसफर प्राइसिंग, एप्लीकेबल सेक्शन इज 92CE। देखो ये जो 92CE है, यहाँ पे अपना एसएससी है, एसएससी इंडिया में बैठा है, एंड जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है अंडर सेक्शन 92CE दैट इज आउटसाइड इंडिया। तो अपना एसएससी सेल परचेज कर रहा है बट नॉट इन आर्म्स लेंथ प्राइस, तो यहाँ पे अपना वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। डिफरेंस इज इक्वल टू आर्म्स लेंथ प्राइस माइनस कंसिडरेशन। ये जो डिफरेंस है दिस इज डीम्ड इनकम फॉर एसएससी इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़ इन प्रीवियस ईयर। इफ एक्सीड्स 1 करोड़ इन प्रीवियस ईयर तो इसको डीम्ड इनकम मान के चलेंगे, इसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। सच डिफरेंस इज नॉट, देखो इसको तो प्राइमरी एडजस्टमेंट मान के अपने टैक्सेबल मान लिया अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट मतलब दिस इज रिलेटेड टू imputed interest. Secondary adjustment is imputed interest. If such a difference is not repatriated to India, assumed such amount is given as a loan to AE. अगर अपना जो एसएससी है जो अपना डिफरेंस है आर्म्स लेंथ प्राइस माइनस कंसिडरेशन, तो ये डिफरेंस इफ सच डिफरेंस इज नॉट रिपेट्रिएटेड मतलब इंडिया में वापस नहीं लाया एसएससी ने, तो अपने उसको एज्यूम सच अमाउंट इज गिवन एज लोन। तो ऐसा मान लेंगे कि एसएससी एसोसिएटेड एंटरप्राइज को लोन दिया है एंड दिस इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एज इनकम। देन तो इसमें ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा? ऑडिटर का रिपोर्टिंग कैसा होगा? क्लॉज 3C मतलब 3CD का रिपोर्टिंग, वेदर primary adjustment is done if it exceeds 1 crore, then if yes, clause of section 92C, provisions of section 92C complied with or not, the amount involved, and whether repatriation is required, अगर yes है repatriation is done or not, अगर no है details of imputed interest, secondary adjustment shown as income for SSC company. Then clause number 30B, तो 30B है सेक्शन 94B, मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स का एप्लीकेबल सेक्शन है 94B। तो यहाँ पे देखो जो अपना एसएससी है इंडिया में बैठा हुआ है, नॉन रेजिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 92CE ये आउटसाइड इंडिया है। तो यहाँ पे केस क्या बन रहा है? जो नॉन रेजिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसने एसएससी को लोन दिया एंड एसएससी पेज इंटरेस्ट ऑन सच लोन। If interest is greater than 1 crore in financial year, in that case जो भी excess interest है, excess interest मतलब जो interest paid मतलब actual interest paid minus 30% of EBITDA, earning before depreciation, interest, tax and amortization। तो excess interest अभी सेक्शन एप्लीकेबल कब है? ये लाइन जो लिखा है दिस इज एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी क्या है? इफ़ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन 1 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे चेक करना होगा एक्सेस इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पेड माइनस 30% ऑफ एबिटा। ये वाला जो एक्सेस पोर्शन है दिस शैल बी डिसअलाउड। इफ एबिटा इज नेगेटिव देन एंटायर इंटरेस्ट पेड इज डिसअलाउड। क्या बोल रहा है? मतलब जो इंटरेस्ट पेड है वो 30% से भी कम है। In that case, if EBITDA is negative, then entire interest paid is disallowed. Disallowed interest carry forward for 8 assessment years and will be set off when actual interest is less than 30% of EBITDA। तो क्या बोल रहे हैं? If EBITDA is negative, then entire interest paid is disallowed। मतलब interest paid minus 30% of EBITDA। अगर ये difference negative में आता है तो entire interest paid is disallowed। and second point क्या है? disallowed interest can be carried forward for 8 assessment years and will be set off when actual interest is less than 30% of EBITDA। ओके तो यहाँ पे ऑडिटर का रिपोर्टिंग, यहाँ पे ऑडिटर का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भाई साहब कैसा रहेगा? एक तो देखो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन फॉर्म 3CD
सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 30% ऑफ एबिटा, ब्रॉट फॉरवर्ड एंड कैरीड फॉरवर्ड एक्सेस इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट टू if the interest paid to non-resident associated enterprise is greater than 1 crore rupees or not, मतलब applicability check करना होगा. Then clause 30C impermissible avoidance arrangement IAA, तो this is as per section 96 of income tax act. चेक सब्सटेंस, तो इम्परमिसिबल देखो ये तो अपना गार प्रोविजंस है, तो यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा, चेक द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड गार प्रोविजंस. इफ इट इज़ अ टैक्स अवॉइडेंस देन अमाउंट ऑफ बेनिफिट अचीव्ड. If it is a tax avoidance transaction, then amount of benefit achieved. Check whether it is tax avoidance or a tax planning. Auditor shall check whether it is a tax avoidance or a tax planning. There is a thin line of difference between tax planning and avoidance. अगर टैक्स अवॉइडेंस का केस हुआ देन रिपोर्ट करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ बेनिफिट अचीव रिपोर्ट करना पड़ेगा. चेक सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड गार प्रोविजंस. तो अगर या इसका आंसर येस में होता है, इन दैट केस ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट नेचर एंड अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट अचीव्ड. नेचर एंड अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट अचीव्ड, तो ये अपना हो गया. देन क्लॉज 31 नॉट एप्लीकेबल. ये जो क्लॉज 31 है दिस इज ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. क्लॉज 31 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो this section is not applicable to government company, bank, NBFC, financial institution, post office, and this section talks about loans and deposits. Section 269 SS सबसे पहला applicable section है. Section 269 SS, then 269 T and 269 ST. 269 SS क्या बोलता है? Loans or deposit received greater than 20,000. Loans and deposit received greater than 20,000. 269 T क्या बोलता है? लोन्स एंड डिपॉजिट. देखो लोन्स एंड डिपॉजिट रिसीव्ड और रीपेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 नॉट थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड ECS. कैश में कर दिया तो ये केस में ऑडिटर क्या क्या देखेगा? नेम, पैन नंबर एंड अमाउंट इन्वॉल्व, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, ECS का जो नंबर है वो, एंड अकाउंट पे. तो if any loan receivable or payable is squared up during the year outstanding in case of loans and deposits. Then 269 ST रेवेन्यू. यहाँ पे तो देखो ये क्या, ये लोन और डिपॉजिट, ये तो लोन और डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे देख के चल रहा है. ये 269 ST इज फॉर रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस. अदर ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिमिट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख. रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन यहाँ पे पर पर्सन पर डे फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन. देखो पर पर्सन पर डे एंड फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन और फॉर इवेंट और ओकेजन इन एग्रीगेट. तो डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का जो डिटेल है वो देना पड़ेगा. जो अलाउड मीडियम से किया है या तो अकाउंट पे ही चेक से किया है कि नहीं वो अपने को डिटेल देना पड़ेगा. देन क्लॉज 32 डिटेल्स ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन. सेक्शन 79, 78A एंड 73. 79 क्या बोल रहे हैं? चेंज इन शेयर होल्डिंग. इफ देर इज एनी चेंज इन शेयर होल्डिंग तो उसमें लॉस इनकर्ड एंड लॉस एडजस्टेड ये बोलना पड़ेगा. नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको इग्नोर, काटा मार दो, इग्नोर करो. सेक्शन 78A लॉस ऑफ स्पेसिफाइड. देखो सेक्शन 78A क्या बोलता है? एनी लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली. स्पेसिफाइड बिजनेस का डेफिनेशन में क्या आता है? कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसेज, होटल्स अबव 2 स्टार कैटेगरी, हॉस्पिटल्स अबव 100 बेड्स एटसेट्रा. इसको हम लोग स्पेसिफाइड बिजनेस बोलेंगे. तो लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम फ्यूचर इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली. सेक्शन 73 क्या है? एप्लीकेबल ओनली टू अ कंपनी. लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम बाइंग. देखो लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस का क्या मतलब है? लॉस फ्रॉम बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स एक्सेप्ट इफ मेन बिजनेस इज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट. देखो जो स्पेक्यूलेशन लॉस है दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ स्पेक्यूलेशन बिजनेस. अभी किसी का मेन बिजनेस ही है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, तो ये केस में नो रिपोर्टिंग. ये केस में नो रिपोर्टिंग.
तो आई होप ये अपना हुआ. देन क्लॉज नंबर 33, सेक्शन वाइज डिटेल्स फॉर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है, जो अपना चैप्टर 80 सेक्शन 80 में जो डिडक्शंस है ना चैप्टर 6 ए वाला, उसका सेक्शन वाइज डिटेल देके चलना पड़ेगा. सेक्शन 34 TDS TCS, तो TDS TCS के बारे में कुछ डिटेल देख के चलना पड़ेगा. सेक्शन TDS TCS के बारे में कुछ डिटेल देख के अपने को चलना पड़ेगा इन केस ऑफ क्लॉज 34. फर्स्ट ऑफ ऑल TDS TCS डिटेल्स, मतलब ऑडिटर चेक करेगा सेक्शन 40A में 30% डिसअलाउंस और 40A में 100% डिसअलाउंस हुआ है कि नहीं. स्टेटमेंट ऑफ TDS TCS क्वार्टरली, जो भी क्वार्टरली रिटर्न है उसको चेक करके चलेगा. इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट इफ एनी, ये भी चेक करना होगा. देन क्लॉज 35 ट्रेडिंग देखो क्लॉज 35 क्या बोलता है. ट्रेडिंग इसका दो पार्ट है. एक तो ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है. कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न है इसको रिकंसिलिएशन ऑफ फिनिश गुड्स ये देना पड़ेगा. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रिकंसिलिएशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स दोनों देना पड़ेगा. देन क्लॉज 36 टॉक्स अबाउट DDT. तो DDT वाला जो क्लॉज है दिस इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम for financial year 21-22. Clause 36A deemed dividend, this is also not applicable. Then other audit reports के रिलेटेड 3 क्लॉज है. क्लॉज 37, 38 एंड 39. 37 क्या बोलता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 148. 38 बोलता है एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट. 39 बोलता है सर्विस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और GST ऑडिट रिपोर्ट. तो ये 3 जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा, ऑडिटर शेल चेक वेदर सच ऑडिट वाज कंडक्टेड, येस और नो. तो ये ऑडिटर को चेक करके रिपोर्ट करना पड़ेगा. ऑडिटर शेल कंसिडर डिस्क्वालिफिकेशंस मॉडिफिकेशंस इन एनी ऑडिटर. देखो ऑडिटर को एक तो बोलना पड़ेगा अगर ऑडिट एप्लीकेबल था तो ऑडिट कंडक्ट किया है कि नहीं है, एक तो ये हो गया. एंड दूसरा रिपोर्टिंग है consider any disqualification modification in such reports, give information if time period of report is previous year. Auditor shall give information if the time period of report is previous year. then अपना आ जाता है clause 40. यहाँ पे देखो clause 40 में क्या रिपोर्टिंग है, टोटल टर्नओवर एंड की फाइनेंशियल रेशियोज. टोटल टर्नओवर एंड की फाइनेंशियल रेशियोज. की फाइनेंशियल रेशियोज में ग्रॉस प्रॉफिट टू टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टू टर्नओवर रेशियो, मटेरियल कंज्यूम टू फिनिश गुड्स रेशियो. ओनली मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एसएससी, ये जो क्लॉज 40 है दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू अ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एसएससी. जो भी ये जो मटेरियल कंज्यूम टू फिनिश गुड्स कंजम्पशन रेशियो जो भी है ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एप्लीकेबल है. देन क्लॉज 41 डीम्ड ऑर्डर, मतलब क्लॉज 41 क्या बोलता है, डिमांड ऑर्डर एंड रिफंड ऑर्डर इन प्रीवियस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स लॉज अदर देन इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स. मतलब इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स छोड़ के दूसरा कोई, जैसे GST हो गया, आपका एक्साइज हो गया, ये सब में कोई आपको डिमांड या रिफंड ऑर्डर प्रीवियस ईयर में हुआ है फॉर एनी प्रीवियस ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. कोई भी, मतलब आप पेमेंट किए नहीं किए, डिमांड आपने पेमेंट किया या तो रिफंड आपको मिला है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग अगर डिमांड ऑर्डर या रिफंड ऑर्डर मिला है विथ फॉर द करेंट ईयर और विथ रिस्पेक्ट टू एनी प्रीसीडिंग ईयर, तो आपको उसको रिपोर्टिंग करना होगा. क्लॉज 42 SFTRA. SFTRA मतलब दिस इज रिपोर्टिंग ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस. SFTRA रिपोर्टिंग ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस. तो इसमें क्या होगा, फॉर्म 61 बाई पार्टीज नॉट. देखो अभी जो एसएससी के पास ये जो SFTRA है ये कौन करेगा, ये जो अगर इफ एसएससी इज बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, इसके ऊपर एप्लीकेबल है. इफ द एसएससी इज अ बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अभी फॉर्म 61 कौन सा केस में, वेयर द पार्टीज नॉट हैविंग पैन, तो 61A कब देना होगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. 61B स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट्स.
डिटेल्स ऑफ फाइलिंग एंड वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट, तो ये चेक करना पड़ेगा. क्लॉज 43, बिग एमएनसीज हैव टू फाइल कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट. जो भी बिग एमएनसी है, बिग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, दे हैव टू फाइल कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट अंडर सेक्शन 286. तो इसमें ऑडिटर क्या चेक करेगा, वेदर सेक्शन 286 इज एप्लीकेबल और नॉट. इफ येस, डिटेल्स ऑफ फाइलिंग एप्लीकेबल. तो क्लॉज 40, देखो ये जो क्लॉज 44 है, एक्सपेंडिचर डिटेल्स, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इसको भी डेफर कर दिया गया है, इसका एप्लीकेबिलिटी. तो यहाँ पे अपना सारा क्लॉजेस खत्म होता है. एंड इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ये भी अपने अभी हाथों हाथ निपटा देंगे. ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 12AA डिडक्शंस फॉर चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट. 12AA में डिडक्शन मिलता है. तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, ऑडिट प्रोग्राम एंड रूटीन चेकिंग करेगा. उसके बाद ऑडिटर शैल एग्जामिन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन. उसके बाद वाला स्टेज में ऑडिटर शैल वाउच द ट्रांजैक्शंस. इसमें क्या क्या चेक करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट इज इन सब ऑडिटर ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस चेक करेगा. एम्बिट ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट का जो मेमोरेंडम वगैरह है उसमें उसका एक्टिविटीज़ का एम्बिट, मतलब ट्रांजैक्शन उसका अथॉरिटी में है कि नहीं. देन whether the transaction authorized by trustees as per trustee deed, proper accounting of all transactions, ये auditors check करके चलेगा. then reporting requirement of auditor, एक तो जो आपका ट्रायल बैलेंस होगा, that trial balance shall be certified by a chartered accountant in practice. the trial balance shall be certified by a chartered accountant in practice. balance sheet or profit and loss account, it shall be authenticated by trustees and there is annexure to audit report. तो देखो अभी यहाँ से अपने पढ़ेंगे. तो स्टेटमेंट ऑफ देखो ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, यहाँ पे ये जो मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे ऑडिटर क्या क्या करेगा उसका पूरा लिस्ट है. तो ऑडिटर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम्स, आपको पता है चैरिटेबल ट्रस्ट का जो एप्लीकेशन है वो एज पर इनकम टैक्स होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट मेड एज पर सेक्शन 12AA, वेदर द ट्रस्ट हैज़ अप्लाइड इट्स इनकम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12AA, ऑडिटर को चेक करना होता है. वेदर द ट्रस्ट हैज़ अप्लाइड इट्स इनकम्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12AA, अगर येस है, ये अगर कंप्लाई होता है, इन दैट केस डिडक्शन इज अवेलेबल, इफ नॉट देन नो डिडक्शन. Also, auditor shall obtain a list of persons and form 10B from the trustees. Trustees से auditor को क्या चाहिए, auditor को trustees से a list of persons and form 10B चाहिए from the trustees to avail deduction under section 12AA. If no report, देखो अगर ये जो trustee है, if no report submitted by the trustees for list of persons and form 10B, then no benefit under section 12AA, मतलब no deduction. no benefit under 12AA का क्या मतलब है भाई साहब, इसका मतलब है no deduction. I hope guys आप लोगों ने ये लेक्चर thoroughly enjoy किया है. I have tried my level best to revise this huge chapter in a very short span of time. So guys, वीडियोज़ को आप लोग अगर पसंद करते हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. एंड आप लोगों को ये नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसमें देखो नोट्स का एक लिंक है, उसमें जाके सब्सक्राइब करके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके भी ले सकते हो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद.